कि आप खुद अपने आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आपको उसके लिए कहीं कुछ एस्केलेशन या किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कॉमन जो टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। आज मेरे साथ हमारी पूरी टीम है। हमारे साथ अपूर्व है जो आपको डीएमटी और डिपॉजिट के बारे में बताएंगे। हमारे साथ विनय है, विनय आपको माइक्रो एटीएम के बारे में बताएंगे। हमारे साथ राजन है, राजन आपको जो टेक्निकल इश्यूज है डीजीपी में आते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ उदय, उदित और चारू भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें इसमें एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारी आज पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। और जैसे ही हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी इश्यूज हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अगर डालते जाएंगे इस फेसबुक लाइव सेशन के, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो टीम है साथ साथ हम उस पर रिस्पॉन्ड करते रहें एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ अभी हमारे सारी स्टेट टीम जो है, जो हर स्टेट में हमने एक डीजीपे का हमारा स्पोक है, एक हमारे जो साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। स्टेट स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे आपको। और कोई ऐसा अगर आपको लैंग्वेज का इश्यू है, स्पेशली फॉर साउदर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यू कैन राइट इन योर लोकल लैंग्वेज। The team there will reply to you and to all your queries. So and once again, we welcome you in the presentation. We are going to just share now. एक स्टार्ट करने के पहले एक आपसे हम क्षमा चाहेंगे। आज कुछ यूआईडीआई का कुछ सिस्टम वाइडली इंटरप्टेड है, थोड़ा डिसरप्शन है और अक्रॉस द इंडस्ट्री आज एईपीएस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आधार ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जितनी भी आधार रिलेटेड सर्विसेज हैं इन एंटायर कंट्री वो अफेक्टेड है। आज इंटरमिटेंट है, कभी हो रही कभी नहीं हो रही है, तो वो उसकी वजह से डीजी पे भी आज अफेक्टेड है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हम लोग यूआईडीआई के साथ फॉलोअप में है, जैसे रिजॉल्व होता है आपको इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो हम अपना आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जो आज हमारा प्लान था, जो आपको बताना था। आज का जो टॉपिक हमने रखा था, हम लोग काफी टाइम बाद मिले हैं फेसबुक लाइव सेशन में। तो टॉपिक रखा था कि बीच में जो हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी उसके बाद आज उस बीच में हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या चला, क्या उसमें हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक्स है, क्या इश्यूज है उसको हमने चैलेंजेस में मेंशन किया, उसका क्या सोल्यूशन है। और जब हम एक एक सर्विस वाइज बात करेंगे तो हम आपको उसकी डिटेल में बताते जाएंगे। एक चीज और आपको बता दूं, हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते फ्राइडे को इसी टाइम हम कुछ टाइम तक हर हफ्ते आपसे बात करें, ताकि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, आपके क्या फीडबैक्स आ रहे हैं इस हफ्ते में। आज की कमेंट सेक्शन में आपके जो सुझाव रहेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। किस हद तक हम रिजॉल्व कर पाए नेक्स्ट सेशन में हम वो भी बताएंगे। क्या चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम नहीं होती है, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो आपको प्रॉब्लम लगती है, या आप उसको आगे नहीं बढ़ पाते या कर नहीं पाते, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम आपने ये क्रिएटिव पहले भी देखा होगा, डीजीपे में जो भी सर्विसेज है, कैश विड्रॉल जो हम लोग शुरू से करते हैं, जब से डीजीपे स्टार्ट हुआ है, बैलेंस इंक्वायरी है शुरू से, मिनी स्टेटमेंट हमने लॉन्च किया था 1 साल पहले, कैश डिपॉजिट हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ बैंक्स हैं, एनपीसीआई इज इन प्रोसेस टू ऐड मोर बैंक्स, probably after this month few more banks will be there in the deposit system in AEPS, so they will also be live in the system. डिपॉजिट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम डिपॉजिट सेक्शन में जाएंगे, कुछ बार इसके बारे में हमें बताना है। एक चीज बता दूं कि डिपॉजिट में अभी 22 बैंक्स हैं जो लाइव हुए थे। अभी कुछ बैंक्स ने कुछ उनका रिकॉर्ड इश्यूज की वजह से टेम्पररी अपना ऑपरेशन बंद किया हुआ है, लेकिन वो जल्द ही अपना जो बैकएंड सिस्टम ठीक करके फिर से लाइव हो जाएंगे। तो आप उन बैंक्स की भी, जो बैंक की जो लाइव है दिखते हैं हमारे सिस्टम में, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे, उनकी ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। अभी आयरिश ट्रांजैक्शन एनेबल्ड है, जिनके पास आयरिश है
आइरिस से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आइरिस का फायदा ये है कि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक में फिंगर आपको, जैसा हम लोग हमेशा से बताते आ रहे हैं, जो मिनीचर्स हैं, जो हमारे हाथ में जो रेखाएं बनी होती हैं, अगर वो फेड हो गई हैं, मिट गई हैं, तो उसमें ऑथेंटिकेशन में काफी प्रॉब्लम आती है। तो आइरिस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइरिस में ऑथेंटिकेशन सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जो लोग आइरिस यूज कर रहे हैं उनको तो ये फायदा मिल ही रहा होगा। जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं या डिवाइस बदलने की सोच रहे हैं, उनको एक हम लोग रिकमेंड करेंगे आइरिस पे जरूर जाएं। अभी माइक्रो एटीएम पे ट्रांजैक्शन शुरू किया था हमने, काफी लर्निंग रही, उसमें कोविड भी आया, हमारा ऑपरेशन भी डिसरप्ट रहा, सप्लाईज भी डिसरप्टेड थी शुरू में। वो अभी हमारे पास वो इश्यूज नहीं है, खत्म हो गए। हमारे पास डिवाइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ी हुई है जो हमने एंटिसिपेट किया था। अभी भी हम डिवाइसेस डेली जो आपके ऑर्डर्स आते हैं, नेक्स्ट डे यहाँ से हम अपने कुरियर सर्विस या पोस्ट के थ्रू यहाँ से हम लोग डिस्पैच कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपको मिल जाए। हम माइक्रो एटीएम में और भी जो चैलेंजेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हमने शुरू किया था, इसमें एप्लीकेशन जो भी आरबीआई की जो नई चेंज गाइडलाइंस है डीएमटी के, उसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया, लॉन्च किया। कुछ इश्यूज थे जो कि जिसमें आपका कैश रिफंड का इशू था, उसमें कुछ 5 इशू हमने आइडेंटिफाई किया कि कुछ सिनेरियोज होते हैं कि क्या किस केस में कि बैंक से रिस्पॉन्स नहीं मिला, डेस्टिनेशन बैंक जो बेनिफिशियरी बैंक है उसका सर्वर डाउन है, या कुछ टर्मिनल या कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। तो ऐसे कुछ 4-5 केसेस हैं जिसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इमीडिएट हो सकता, पेंडिंग चला, कुछ दिन बाद सक्सेस हो। तो ये सिनेरियोज होते हैं, उसको हमने वर्कआउट किया है। और ऐसे 5 सिनेरियो जिसमें रिफंड का होता है। तो अभी जितने भी रिफंड है एज पर आरबीआई गाइडलाइन, सारे रिफंड्स ओटीपी वैलिडेशन पे होंगे। ओटीपी जो आएगी, रिमिटर जो है आपका, जो कस्टमर जो ट्रांसफर करने आता है उसके मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको जहां वहां पे जाके ट्रांजैक्शन लॉग में अब स्टेटस चेक करके ओटीपी अपडेट करनी पड़ती है। जब अपडेट करेंगे, जनरेट करेंगे ओटीपी, ओटीपी कस्टमर के मोबाइल पे आएगी, ओटीपी वहां पे आप एंटर करेंगे, वो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और आपके डिजी पे वॉलेट में आ जाएगा रिफंड, और आप उसको कैश जो है कस्टमर को वापस कर पाएंगे। तो हमने 5 केस आइडेंटिफाई, 4 केस रिजॉल्व हो चुके हैं, उनके रिफंड भी हो चुके हैं। एक केस जो अभी हमें रिसेंटली क्लैरिफिकेशन मिला है बैंक से, उसको कैसे ट्रीट करना है। बहुत अक्रॉस द कंट्री कुछ 100 केसेस होंगे ऐसे, तो उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट वीक में वो भी हम बैकएंड पे चेंजेस करके सिस्टम में रिफंड का एक ऑप्शन दे देंगे, जहां पे हमारे वीएलई रिफंड क्लिक करके वीएलई को वापस कर सकते हैं। हमने एक बहुत यूजफुल सर्विस जो बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, वो इस बार हमने स्टार्ट करी है, वो है वॉलेट टॉपअप। डिजिटल सेवा पोर्टल में पहले आप जाते थे, एक लेंथी प्रोसेस होता था, डिजिटल सेवा पोर्टल में जाके वॉलेट टॉपअप ऑप्शन जाके वॉलेट एक आप लॉग इन करते थे अपना डिजिटल सेवा पोर्टल, फिर वॉलेट पे जाते थे, वॉलेट का पिन डालते थे, फिर ऑप्शन ढूंढते थे आपको यूपीआई से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, कार्ड से करना है, फिर वो कार्ड के कुछ चार्जेस होते हैं वो भी लगते हैं। तो हमने ये सब तकलीफ दूर करने के लिए डिजी पे से ही वॉलेट टॉपअप का एक ऑप्शन शुरू किया। यहाँ से आप जो डिजी पे में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस आपके लेजर में आपका जो पासबुक में खड़ा होता है, उतने का आप टॉपअप कर सकते हैं अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट। तो एक उसमें कंफ्यूजन ये आती है कि हम क्या 3 लाख से 4 लाख से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके वॉलेट में जो एज पर आरबीआई गाइडलाइन 2 लाख से ज्यादा एक समय में बैलेंस नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास एकदम जीरो बैलेंस हो तो 2 लाख रुपए तक का टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,80,000 ऑलरेडी है वॉलेट में डिजिटल सेवा पोर्टल के, तो उस केस में आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का ही टॉपअप कर सकते हैं। ये सर्विस उन बीएलई भाइयों के लिए यूजफुल है जो जिनके यहाँ कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है, जैसे बिजली का बिल जमा करते हैं। अकेले यूपी में 300 से 400 करोड़ का बिजली का बिल जमा होता है। तो वो क्या होता है, कैश लेते हैं, फिर वो कैश को ब्रांच में जाते जमा करते हैं, फिर इंटरनेट बैंकिंग से वॉलेट टॉपअप करते हैं। एक बहुत टीडियस टास्क है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपको कैश रखना है, फिर कैश ब्रांच में लेके जाना है, ब्रांच हो सकता है दूर भी हो,
तो वहां जमा करते हैं। फिर बैंक भी कैश हैंडलिंग चार्जेस लेता है, आप जितना डिपॉजिट करते हैं कुछ कैश हैंडलिंग चार्जेस बैंक चार्ज करता है। तो इन सबसे बचने के लिए आप बिजली बिल जैसे फॉर एग्जांपल जमा करते हैं, तो जो कैश आता है उस कैश को बैंक में ना जमा करके उस कैश को एज ए टेलर यूज करिए। कोई आप डिजीपे को भी साथ साथ प्रमोट करिए, लोग आपके यहाँ आए कैश निकालें, तो क्या होगा, जो आपका कैश आया वो कैश आपका बच जाएगा। तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बांटा तो आपके डिजीपे लेजर में वो पैसा आ ही गया। आपको अगर डिजिटल सेवा पोर्टल और टॉपअप करना, फिर से टॉपअप कर दिए और अपना बिजली का बिल कंटिन्यू करिए। आपको चाहिए कि कैश आपको निकालना है, तो आप वो कैश पे आउट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अकाउंट से आप कैश निकाल सकते हैं या किसी और यूज में उस मनी को ले सकते हैं। तो समझाना हम ये चाहते थे कि आप कैश को जितना रोटेट करेंगे, आप यू मेक मनी आउट ऑफ कैश रोटेशन। जैसे कि कैश आया, बिजली बिल जमा किया आपने, उस पर कुछ कमीशन मिला। डिजीपे से आपने कैश विड्रॉल कराया, डिसबर्स किया, आपको डिजीपे से कमीशन मिलता है। आपके वॉलेट में पैसा आ गया, आपने डिजिटल सेवा पोर्टल को टॉपअप कर दिया, उसमें आपका जो खर्चा आता था ये प्रोसेस सारा करना, वो नहीं करना पड़ेगा। आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से फिर बिजली का बिल कोई आया तो उसका जमा कर सकते, फिर यू मेक मनी आउट ऑफ दैट मनी। सो ये रोटेशन का ऑप्शन आपको डिजिटल डिजीपे देता है। आप उससे जितना ज्यादा उस कैश को रोटेट करेंगे अलग अलग सर्विसेज में, आप कमीशन उतना अर्जित कर पाएंगे। सो ये प्रैक्टिस है, आप उसको अडॉप्ट करें, इसको करने की कोशिश करें, यू विल सी द चेंज, यू विल डबल योर इनकम। सो दिस इज हाउ दिस process work, and DigiPay wallet top up service will help you out. So अभी जो नई सर्विसेज उसके बारे में बता दें, डिजीपे कैश डिपॉजिट, आयरिश ट्रांजैक्शन, हमने जो लास्ट में बात करी थी आपसे, हमने कमिट किया कि कुछ चीजें हम कर रहे हैं। डीएमटी ऐड किया हमने, माइक्रो एटीएम में कुछ इश्यूज थे, अभी वो सारे इश्यूज हमने कंपाइल करे और सारी इश्यूज हमने कोशिश करी कि रिजॉल्व करें। जो क्रैश का इश्यू था या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे जो हमें आप लोग रिपोर्ट करते थे, अब वो इश्यूज नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है। थोड़े बहुत अगर रह गए होंगे, अगर कनेक्टिविटी नहीं है कहीं पे प्रॉपर या फ्लक्चुएटिंग कनेक्टिविटी है तो वो थोड़े बहुत होंगे, अदरवाइज अभी नहीं है। दूसरा, हमारे पास आप लोगों का एक जो फीडबैक था, एक हमारे पास पेंडिंग रह गया है, वेब वर्जन जो माइक्रो एटीएम का, उस पर हम काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते हम लोग वेब वर्जन में भी माइक्रो एटीएम लॉन्च कर दें। कोशिश कर रहे हैं, अभी कमिटमेंट है हमारी कि हम करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में हो जाए। और जैसे भी होता है हम कुछ किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया पे और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम है, हम आपको उसके थ्रू सूचित करेंगे। वॉलेट टॉपअप सर्विस जिसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने बताया, तो वॉलेट टॉपअप सर्विस को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, आपका टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। डीजी पे जो आपका, जब तक हम लोग बात करें, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी टीम और हमारी जो फील्ड टीम है, स्टेट टीम है, सब लोग आपके जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके जो इश्यूज आप कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ है, कोई जेन्युइन इशू है, कुछ सजेशंस हैं, आप जरूर हमें दें कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको नोट करेंगे, हम उस पर जहां तक जब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो करेंगे। अगर हम कुछ डिटेल मांगते हैं तो उसको आप शेयर करिए, हम लोग डिटेल करके आपको आज चाहे कल या मंडे तक आपको जरूर रिवर्ट बैक करेंगे। तो अभी माइक्रो एटीएम सर्विस के बारे में एक बार डिटेल में मैं चाहूंगा मेरे जो कलीग विनय जी बैठे हुए हैं इसके बारे में आपको बताएं। विनय जी इसका जो सारा बिजनेस और ऑपरेशंस है देखते हैं। माइक्रो एटीएम का बारे में एक चीज बताऊंगा, हमने जो टारगेट किया कि हम 50,000 माइक्रो एटीएम 50,000 डेली के पास ये सुविधा देंगे। माइक्रो एटीएम ले आने का मकसद ये था, बहुत सारे बैंक, स्मॉलर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, इन बैंक को एईपीएस या तो अभी लाइव नहीं हुए, अगर लाइव हो गए तो मोस्टली उनका सर्वर बंद रहता है, एईपीएस सर्वर, ट्रांजैक्शन नहीं होती। उस केस में जहां पे भी कस्टमर को एटीएम कार्ड मिला हुआ है, एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सीसी पे आके। एटीएम की कॉस्ट भी हमने बहुत रिजनेबल रखी हुई है, हमने नेगोशिएट किया है अपने 4 लाख डेली के बिहाफ पे कि हम 4 लाख माइक्रो एटीएम लगाएंगे और ये जो बेस्ट प्राइस हमें मिला है मार्केट से, उसी सेम प्राइस पे हम आपको ये आपको डिलीवर करते हैं।
तो ये 2100 रुपए का माइक्रो एटीएम है। आप माइक्रो एटीएम सर्विस भी जरूर यूज करें। ऐसे कस्टमर जिनके फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं कर पाते, या ऐसे कस्टमर जो ऐसे बैंक्स के जिनका एपीएस ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड है, ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन आप माइक्रो एटीएम से करें। कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आए और वापस ना जाए, इसलिए माइक्रो एटीएम का ऑप्शन दिया है। हम लोग बहुत सारी चीजों पे और काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो सर्विसेज ऐड करते जाएंगे आपको हम बताते जाएंगे। कोशिश करेंगे हम हर हफ्ते फ्राइडे को 4 बजे आपसे मिलें इस माध्यम से। अब मैं अपने कलीग विनय कृष्णात्रे जी को बोलूंगा कि आपको इसके बारे में बताएं। धन्यवाद सर। सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। जैसा कि कृष्णा सर ने भी बताया आपको कि ये एक एडवांस सर्विस है डीजीपे में। जिस क्षेत्र में जहाँ के लोगों को मतलब जहाँ पर आधार प्रॉपर्ली सीटेड नहीं है, या फिर उन लोगों को जिनका हाथों की बायोमेट्रिक जो धुंधली हो गई है, जो एईपीएस में अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे, या फिर जिन बैंकों को अभी एईपीएस पे ऑनबोर्ड नहीं है, उस क्षेत्र में उन लोगों के लिए आप पैसा निकलवा सकते हैं। आप अपने एटीएम जैसे एक बैंक का एटीएम काम करता है, इसी तरह आपका एक केंद्र भी, सीएससी केंद्र भी एक माइक्रो एटीएम की तरह ही काम करता है, एक एटीएम की तरह ही काम करता है। और जो सुविधा एक एटीएम पे मिलती है वो सभी सुविधा आप माइक्रो एटीएम के थ्रू आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस माइक्रो एटीएम में सभी प्रकार के कार्ड चलते हैं, शायद चाहे वो वीजा हो, मेट्रो हो, सभी कार्ड इसके ऊपर चलते हैं सिवाय क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनेबल नहीं है। और इस माइक्रो एटीएम की कीमत 2100 रुपए है, जो आप सीएससी वीएलई बाजार से जाके आप खरीद सकते हो। यूआरएल आपको स्लाइड में दिया हुआ है। इस यूआरएल से आप जाके आप 2100 रुपए पे करके आप ये माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम ऑर्डर करने के हफ्ता से 10 दिन के बीच में ये माइक्रो एटीएम आपके पास पहुंच जाता है। थोड़ा समय पीछे से लग रहा था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी तो ऑफिस भी बंद थे, और थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज था, तो उस वजह से लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से ये थोड़ा डिले था। पर अभी ये हफ्ता से 10 दिन में आपके पास माइक्रो एटीएम पहुंच जाता है। तो इसमें हमें एक विशेष ध्यान ये रखना है, जिस समय हम माइक्रो एटीएम को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते वक्त हमें अपना अपना एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम जब ऑर्डर कर रहे हैं तो अपनी ही सीएससी आईडी से हमें को ऑर्डर करना है। क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हैं, हम उस डिवाइस को सीएससी आईडी के साथ मैप कर देते हैं, बैक एंड से की इंजेक्शन करके उसको मैप कर देते हैं। यदि आप ये किसी और सीएससी मतलब किसी चाहेंगे कि हम ऑर्डर कर दें और हम किसी और को दे दें, तो ये नहीं चलेगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जिस समय ऑर्डर करें तो अपनी सीएससी आईडी से ऑर्डर करें। ऑर्डर करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस समय हम ऑर्डर कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर, अपना घर का एड्रेस और पिन कोड हम करेक्ट डालें। बहुत से केस में क्या होता है, यदि आप अधूरा एड्रेस अपना डालेंगे तो वो डिवाइस आपके यहाँ नहीं पहुंचता है, वो वापस हमारे पास रिटर्न बैक आता है, फिर हम आपको कॉल करते हैं, तो उसमें आपका समय बर्बाद होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, जिस समय ऑर्डर करें तो अपने ही सीएससी आईडी से हमें डिवाइस ऑर्डर करना है, और दूसरा अपना एड्रेस, अपने डिटेल्स हमको सही डालनी है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा ब्रीफ देता हूँ कि ये चलता कैसे है। तो जब हम डिवाइस आपके यहाँ पे भेज देंगे, जैसे डिवाइस आपके यहाँ चला जाएगा, आप ऑर्डर करेंगे, डिवाइस आपके यहाँ चली गई, डिवाइस आपके पास चली गई। अभी डिवाइस ये एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है, तो अभी वेब पे ये नहीं है, तो एंड्रॉइड का मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा एक प्रोसेस है, जैसे ही आपके पास डिवाइस जाएगी, डिवाइस जाने के बाद आप अपना डीजीपे ऐप ओपन करेंगे। उसके ऊपर जैसे ओपन करने के बाद आपको कार्ड एंड पिन ऑप्शन दिखेगा। आप कार्ड एंड पिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी एक ऐप होती है, एप्लीकेशन है, जो आपको डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल के अंदर। वो एमएटीएम सर्विस 2 ऐप नाम से एप्लीकेशन है। वो जैसे ही आप कार्ड एंड पिन पे क्लिक करेंगे, ऑटो रिडायरेक्ट होके वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई और आपको फिर इसको ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट करना अपने मोबाइल के साथ। सेम उसी तरीके से बिल्कुल ये डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है जिस तरह हम अदर ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। आप अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे डिवाइस का, तो आपको सीरियल नंबर शो करेगा, डिवाइस का सीरियल नंबर आपको शो करेगा, उस आपको क्लिक करेंगे, आपका पेयर हो जाएगा। पेयर करने के बाद आपका डिवाइस चालू हो गया, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल, ये दो तरह के ट्रांजेक्शन आप इस पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें माइक्रो एटीएम से क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या हमें करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डूज पे करते हैं कि हम कर सकते, क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें जो भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी हमें डिटेल्स अपने यहाँ सेव करके रखनी है।
हर डिटेल्स की ट्रांजेक्शन उनको अपने यहाँ रखनी है। दूसरा, आप ये फ्रेजाइल डिवाइस है, मतलब आप इससे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इस तरीके से डिजाइन है कि यदि आप इसके साथ फिजिकली या इसके सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो ये अपने आप को सेव करने के लिए टेम्पर कर देती है, मतलब टेम्पर का एक ऑप्शन ऑन रखता है, इसके ऊपर एरर रखती है, पीडी टेम्पर या पोस्ट टेम्पर ऐसे लिखा हुआ आता है। बहुत से वीएलई हमें कहते हैं सर ये एरर आ रहा है। तो इस एरर आने का जो मेजर रीजन है वो ये है कि हम डिवाइस को सही से हैंडल नहीं करते, हम डिवाइस को पटक के रख देते हैं या इसके ऊपर कुछ सामान रख देते हैं, ठीक है, और या इसके साथ इसके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं कि सोचते हैं कि ये डिवाइस हम बहुत से हमारे वीएलई है जो सोचते हैं इसको हम दूसरे सिस्टम के साथ यूज कर ले या कुछ और कर ले, इसके साथ छेड़खानी करते हैं तो ये एज अ सिक्योरिटी अपने आप को लॉक कर लेती है, तो टेम्पर इस पे लिखा ना आता है। तो हमें ध्यान रखना है डिवाइस को यूज करते वक्त कि इसके साथ हम ज्यादा छेड़खानी ना करें, हमें सिर्फ इसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज करें, क्योंकि ये पीछे से ही हम आपकी सीएससी आईडी के साथ इसको मैप करके भेजते हैं, आपके प्रॉपर सीएससी एड्रेस को इसकी कोडिंग करके भेजते, तो इस वजह से ये कहीं और आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके साथ कोई भी ऐसी छेड़खानी ना करें जिससे ये दिक्कत हो। इसके अंदर ये टेम्पर शो करेगा तो फिर आपको डिवाइस हमें भेजना पड़ेगा, फिर हम इसको दोबारा रीसेट करके भेजते हैं, तो इसमें आपका 15-20 दिन आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें एक ये चीज का ध्यान रखना। और दूसरा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऑर्डर करते वक्त हमें ध्यान रखना है, जब भी हम ऑर्डर करेंगे डिवाइस को अपना करेक्ट अपना घर का मतलब आपका एड्रेस सही डालेंगे, पिन कोड सही डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर सही डालेंगे। ये तो बात हो गई जो हमें जो हमें करनी है। दूसरा, अब हमें ध्यान रखना हमें क्या नहीं करना है। तो हमें सबसे जरूरी जो बात मेरे को कि अपनी ही सीएससी आईडी अपनी ही उससे आपको डिवाइस ऑर्डर करना है। जिस समय आप कस्टमर आपके पास ट्रांजेक्शन करने आता है तो कभी भी आप उसकी कार्ड की डिटेल्स को अपने पास सेव नहीं करेंगे, ना उसके कार्ड का नंबर को सेव करेंगे और ना ही उसके कार्ड की आप इमेज अपने यहाँ सेव रखेंगे। आपको क्या सेव करना है, आपको उस ट्रांजेक्शन का आरएनएन नंबर आपको सेव करना है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, कस्टमर का पिन। कभी भी हमें कस्टमर से पिन नहीं मांगना है, ना ही कस्टमर से पिन देखना है। तो कस्टमर यदि आपको बोलता भी है कि सर मेरे आप पिन डाल दीजिए, तो आप मना कीजिए कि हम आपका पिन नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंशियल होता है, ये पिन आपको ही डालना है। यदि फ्यूचर में उनके साथ कोई अगर फ्रॉड होता है तो उनको क्लिक करेगा कि हमने उनको अपना पिन बताया था। तो इन सब से बचने के लिए हम कभी उनसे पिन नहीं मांगेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे मैंने बताया आरआरएन, कभी कभी क्या होता है ट्रांजेक्शन में, कुछ दिन से क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन में आरआरएन शो नहीं कर रहा है, आरएन शो नहीं कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसके अंदर ब्लैंक आ रहा है स्टेटस में। तो हमें 24 घंटे वेट करना है, ठीक है। अभी कस्टमर पैसा नहीं दिया, कस्टमर को 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अगर ट्रांजेक्शन नहीं आता, क्या होता है कि कस्टमर जाता है और बैंक में चार्ज बैक रेज कर देता है अननेसेसरी, पता लगा वो ट्रांजेक्शन सक्सेस है। तो हमें इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है कि 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के अंदर हमें पता जाता है ट्रांजेक्शन का स्टेटस डिक्लेयर सक्सेस है, तो आप कस्टमर को पैसे दे देना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें क्रेडिट कार्ड यूज नहीं होता है। कोई अगर आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए बोलता है तो आप क्रेडिट कार्ड इसमें मना करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं होता है। एक अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत से हमारे बीसीज हैं जो बीसीज का भी काम करते हैं, डीजीपे में है, वो सोचते हैं कि इसको हम अपने उसके साथ चला लेंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें, ये डिवाइस हैम्पर हो जाता है। और लास्ट पॉइंट यही है कि आप अपना डिवाइस किसी को मत दें। ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए डिवाइस है जो आपकी सीएससी आईडी के साथ ही मैप है। आप अपना डिवाइस किसी को मत दें। यदि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है या भी कुछ होता है तो उसके लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। और बाकी आप माइक्रो एटीएम से काम करिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अभी मैं कृष्णा सर से बोलता हूँ, थोड़ा कैश डिपॉजिट में आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ हमारे कलीग पूर्व है जो कैश डिपॉजिट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। कैश डिपॉजिट में जैसा कि मैंने बताया था 22 बैंक लाइव हुए थे। कुछ बैंक को बैकएंड पे रिकंसिलिएशन इश्यू हुए तो बैंक ऑफलाइन गए हैं, अपना बैकएंड सिस्टम फिक्स करके दोबारा बैंक लाइव होंगे तो आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये फरवरी के बाद जो हमें जानकारी मिली है, फरवरी के बाद फिर और भी बैंक इसमें ऐड होंगे एनपीसीआई की तरफ से। जैसे ही ऐड होंगे हमारे यहाँ भी वो लाइव दिखने शुरू हो जाएंगे और आप उन बैंक से के भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। मैं अपूर्व को बोलूंगा कि आपको डिपॉजिट और ईएमटी के बारे में जानकारी दें। थैंक यू सर। सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि कृष्णा सर ने बताया है कि ईपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस अभी हमने रिसेंटली लाइव करी है अपने ईपीएस पोर्टल पे, जिसमें कि अभी हमारे पास 24 बैंक लाइव है। लेकिन 24 बैंक में से अभी 4-5 बैंक ही एक्टिव है जिसपे डिपॉजिट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट बैंक है, इक्विटास बैंक है। ऐसे 2-3 बैंक है जो अभी लाइव है।
बाकी बैंक भी फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक उम्मीद करते हैं कि बड़े बैंक जैसे कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहले लाइव था, उसमें ट्रांजेक्शन भी हमारा अच्छी खासी ट्रांजेक्शन हुई है, बट कुछ रिकंसिलेशन प्रॉब्लम है यूनियन बैंक में, जिस वजह से उन लोगों ने अभी फिलहाल के लिए कुछ टेम्पोररी स्थगित किया है अपने इसको डिपॉजिट ट्रांजेक्शन को। और इसमें कुछ प्रॉब्लम है डिपॉजिट ट्रांजेक्शन में, जिसमें कि स्टेटस सक्सेसफुल आया है और वो कैश डिपॉजिट कस्टमर के अकाउंट में नहीं हुआ है। इसके लिए हमने बैंक में उसको कंप्लेन रेज करी है, तो कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट कर दिए गए हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है, जो कि 2-4 दिन में ये रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। तो डिपॉजिट अभी 4-5 बैंक लाइव है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा, वो जैसे आप एईपीएस में कैश विड्रॉल करते हैं, सेम प्रोसेस है। आप अपना आधार डालेगा, कस्टमर से आप आधार पूछेंगे, आधार नंबर, किस बैंक में आधार लिंक है उनका आधार, उस बैंक का नाम पूछेंगे, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट डालेंगे, उसके बाद फिंगरप्रिंट या आईडी से ऑथेंटिकेट करेंगे। स्टेटस जो आएगा सक्सेसफुल आएगा, आप उनसे कैश ले लेंगे, फेलियर आएगा तो उसमें कैश नहीं लेंगे। इस कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन में कस्टमर से आप कोई चार्जेस नहीं करेंगे। ये कोई जैसे आपको एईपीएस में सीएससी से मिलता है कमीशन ट्रांजेक्शन फी, वैसे आपको कैश डिपॉजिट में भी ट्रांजेक्शन फी सीएससी देता है, इसलिए कस्टमर से कभी इसके लिए चार्जेस नहीं करना है। यदि कोई कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है बट वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, कस्टमर आपसे बोलता है कि क्रेडिट नहीं हुआ है, पैसा रिटर्न करो, तो आप उसको रिटर्न पैसा नहीं करेंगे। जब आपके पास स्टेटस सक्सेसफुल है तो आप उसको रिटर्न नहीं करेंगे। वो कस्टमर का बैंक T+2 डेज में कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, तो इसलिए उस केस में आपका लॉस है, वो आप उस अमाउंट को कैश को रिटर्न बैक कस्टमर को ना दें। अब हम डीएमटी सर्विस की बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस अभी हमने नवंबर महीने से फिर से स्टार्ट रिज्यूम किए। पहले भी ये सर्विस हमारे इसमें था, कुछ दिनों के लिए स्थगित था, फिर हमने नवंबर महीने से रिज्यूम किया है। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे पहले वाले डीएमटी में क्या था, ओटीपी वैलिडेशन का प्रोसेस 2-3 फेज था। ओटीपी का रजिस्ट्रेशन में भी डालना पड़ता था, उसके बाद ट्रांजेक्शन में डालना पड़ता था, जितनी बार रजिस्ट्रेशन उतनी बार डालना पड़ता। इसमें हमने थोड़ा सा उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करी है डीएमटी को, जिसमें रेमिटर को जो रजिस्ट्रेशन होगा केवल उसी टाइम ओटीपी मांगा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेमिटर रजिस्ट्रेशन का। रेमिटर रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले रजिस्टर का जो है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस मोबाइल नंबर से वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है। यदि आप एक बार उसको रेमिटर को रजिस्टर कर लेंगे तो उस मोबाइल नंबर से आप जितनी बार भी वो आएगा आपके पास, तो आपको डिटेल ऐड नहीं करना है, उसका रेमिटर का केवल मोबाइल नंबर लेना है। मोबाइल नंबर देने के बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका डिटेल भरेंगे उसमें, जैसे कि उसका नेम वगैरह। फिर उसके बाद उसको उस मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट करने के लिए फर्स्ट टाइम ओटीपी जाएगा। ये एक बार का प्रोसेस होता है। जब आप रेमिटर को उसमें ऐड करते हैं लिस्ट में, रेमिटर लिस्ट में, तो एक बार ओटीपी जाएगा उस रेमिटर के मोबाइल नंबर पे। जब आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो वो रेमिटर आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। वो सीएससी सेंटर, किसी भी सीएससी सेंटर में जाएगा तो वो नंबर अपना बताएगा, तो वहां से वो डीएमटी ट्रांजेक्शन किसी बेनिफिशियरी को पैसे भेज सकता है। रेमिटर रजिस्ट्रेशन के बाद आते हैं हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे। बेनिफिशियरी मतलब वो किसको पैसा भेजना चाहता है रेमिटर। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, जो रेमिटर हमने रजिस्टर्ड किया है उस रेमिटर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। उस टाइम ओटीपी मांगता है, क्योंकि कोई उसका मिसयूज ना करे, इसलिए उस टाइम ओटीपी मांगा जाता है जब वो रेमिटर बोलेगा आपको कि हमें इस एक बेनिफिशियरी ऐड करनी है और उसको पैसा भेजना है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड और बैंक नेम ऐड करनी है। ध्यान रखिएगा, जब आप आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं तो वो रीचेक करके डालिए कि वो सही है कि नहीं है। गलत अकाउंट नंबर रहेगा तो वो आपके फेलियर के चांस ज्यादा रहते हैं और फिर कस्टमर भी परेशान होता है। तो जब आप ओटीपी आईएफएससी कोड डाल देंगे, बैंक नेम डाल देंगे, तो उसके बाद वैलिडेट का आएगा। आईएफएससी वैलिडेट करते हैं सिस्टम अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। वो जब सब कुछ सही है, आईएफएससी कोड सही है, तो वो अपने आप वैलिडेट कर देगा, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं मनी ट्रांसफर। जब आपका बेनिफिशियरी ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा, आप फिर उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे रेमिटर के पेज पे।
उसके बाद वो ओटीपी एक बार फिर से डालना पड़ेगा वहां पे। वो ओटीपी डालने के बाद लिस्ट खुल जाएगा, रेमिटर लिस्ट। उसमें से आप जो बेनिफिशियरी हैं वो बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे, कितनी अमाउंट भेजना चाहते हैं वो। इसमें जो अमाउंट है वो मैक्सिमम जो है वो पर डे की लिमिट 5,000 है और पूरे मंथ की लिमिट 25,000 है। उससे ज्यादा आप भेज नहीं सकते हैं, ये गाइडलाइन वो है, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जो लिमिट है पर ट्रांजेक्शन 5,000 है और मंथली 25,000 है, तो वो चाहे आप एक दिन में कर लें या एक महीने में करें, ऑप्शन आपको अवेलेबल है। एक बार में चाहे तो 25,000 रुपए की भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं एक कस्टमर का, बट एक बार 25,000 किया, दोबारा उस कस्टमर का ट्रांजैक्शन या उस रेमिटर का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। ये जो है जो आरबीआई गाइडलाइंस है इसके हिसाब से है और उस हिसाब से हमने बढ़ाया। पहले हम 5,000 का लिमिट देते थे, अभी एक बार में पूरे 25,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा ऐड कर दी गई है डीएमटी सर्विस में, डीजीपे में। आपको थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि 25,000 तक की लिमिट आप कर सकते हो पूरे मंथ में। तो यदि वो एक दिन में एग्जॉस्ट हो जाता है, लिमिट खत्म हो जाता है, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत सारे वीआईपी हमें क्वेरीज रेज करते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन करा, उसके बाद 25,000 ट्रांजेक्शन कर दे, उसके आगे नहीं हो रहा। तो ये 25,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है। जब आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेंगे तो ट्रांजेक्शन की रिस्पॉन्स के लिए आपको वेट करना होगा। ये टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, रिस्पॉन्स सक्सेसफुल या फेल। वो सीएससी हम कुछ नहीं करते रिस्पॉन्स में, पूरा आईएमपीएस पे डिपेंड रहता है। जैसे कि आप पे आउट आईएमपीएस करते हैं, सेम उस पे काम करते हैं ये भी। तो हमें बैंक से रिस्पॉन्स का वेट रहता है। वो रिस्पॉन्स इंस्टेंट पे मिल जाता है मैक्सिमम केस में। कुछ 5% 10% केस में लेट रिस्पॉन्स मिलता है, टाइम आउट ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ जाएगा तो हम उस कस्टमर को रिसिप्ट दे देंगे ट्रांजेक्शन का और कस्टमर से पैसे ले लेंगे कैश, और जो 1% ट्रांजेक्शन फी है वो रेमिटर से हम ले लेंगे। ध्यान रखना है इसमें आपको 1% से ज्यादा किसी भी कस्टमर से चार्ज नहीं करनी है। उसके बाद अभी डीएमटी में प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, अभी 2-3 महीनों की पीरियड में हमने डीएमटी को आगे बढ़ाया है सर्विसेज को। उसमें जो हम प्रॉब्लम फेस करें उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, हमेशा जो है हमें हमेशा आपको करेक्ट डिटेल डालनी है वहां पे। अकाउंट नंबर करेक्ट डालनी है। यदि आप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अकाउंट नंबर आप गलत डालेंगे तो ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाएगा, फिर वो आपको ओटीपी वैलिडेट करना पड़ता है इसमें फेलियर के केस में। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमेशा बेनिफिशियरी का करेक्ट अकाउंट डिटेल आईएफएससी डालें, ठीक है। उसके बाद एक बार रीचेक कर लें कि ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर सही है कि नहीं सही है। सक्सेसफुल होने के बाद हमेशा आपको कस्टमर से कैश लें और उसमें 1% ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, ठीक है। जो भी स्टेटस ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुल मिला है तो ठीक है। यदि कोई ट्रांजैक्शन का स्टेटस पेंडिंग या टाइम आउट ट्रांजैक्शन होता है, मैंने जैसे बताया आपको कि कुछ ट्रांजैक्शन स्टेटस रिस्पांस इंस्टेंट नहीं मिलता है तो वो पेंडिंग में चला जाता है। आपको वहां पे ट्रांजैक्शन लॉग में देखेंगे आप, जो न्यू फीचर हमने ऐड करी है डीजीपे में, उसमें ट्रांजैक्शन लॉग दिखता है। उसमें स्टेटस चेक का ऑप्शन दिया रहता है कि यदि ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपको स्टेटस नहीं मिलता है तो आप ट्रांजैक्शन लॉग में जाके डीजीपे के डैशबोर्ड में ट्रांजैक्शन लॉग में जाके वहां से स्टेटस चेक का ऑप्शन है, उस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो रियल टाइम स्टेटस होगा वो दिखाएगा। इन केस कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला जाता है, टाइम आउट हो जाता है, सस्पेक्ट टाइम आउट दिखाता है, तो आप उस पर स्टेटस चेक करते रहेंगे। हो सकता है आपको 1 घंटे के बाद दे दे। कभी कभी केस में, बहुत ही रेयर केस में, वो 3 दिन टाइम ले लेता है बैंक रिस्पॉन्स देने में, 3 वर्किंग डे, तो हमें वेट करना पड़ता है इस केस में। उस केस में आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो इसलिए उस कस्टमर से पैसा आप ले लेंगे, उसका डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह रख लेंगे अपने पास, रिकॉर्ड में रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप हर एक ट्रांजेक्शन का। तो उसमें आप इसको ऐड कर लेंगे रजिस्टर में कि इन केस यदि आपका ये फेलियर हो जाता है तो उस कस्टमर को कॉल करके आप बुला के उसको पैसा दे देंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पैसा दे देंगे। तो इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो इसलिए पेंडिंग और फेलियर की टाइम आउट ट्रांजेक्शन में आपको पैसा कस्टमर से लेना है, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन यदि फेल हो जाता है, अब हम फेलियर ट्रांजेक्शन की बात करते हैं कि इसमें जो न्यू पहले के डीएमटी और अभी के डीएमटी में जो अंतर है वो ओटीपी वैलिडेशन का है।
जो पहले का डीएमटी प्रोसेस था उसमें ओटीपी का वैलिडेशन का नहीं है, बट गाइडलाइन है आरबीआई का जिसमें कि ओटीपी वैलिडेशन मस्ट है फेलियर ट्रांजैक्शन का, जिससे कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो इसलिए ओटीपी वैलिडेशन का इसमें प्रावधान है। जो भी ट्रांजैक्शन फेल्ड होगा वो ट्रांजैक्शन ओटीपी वैलिडेशन के बाद ही आपके वॉलेट में रिवर्स होगा। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो आप उस ट्रांजैक्शन पे जाके क्लिक करेंगे। ये हम लोग मैनुअल रिवर्सल नहीं करते हैं यहाँ से, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं फेलियर ट्रांजैक्शन के बिना आपके ओटीपी वैलिडेशन के। तो जो भी वीएलई अभी डीएमटी किए हैं और उनको ओटीपी का ये डीएमटी का फेलियर डीएमटी का रिफंड नहीं मिला है तो वो उस ट्रांजैक्शन न्यू रिलीज जो डीजीपे का 6.6 डेस्कटॉप 6.8 एंड्रॉइड इंस्टॉल करेंगे। उसको उस न्यू रिलीज इंस्टॉल करने के बाद उस ट्रांजैक्शन पे जाएंगे जो ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड है। उसके उस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको उस पे ओटीपी जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेशन रेमिटर के पास जाते हैं, जो रजिस्टर्ड अकाउंट मोबाइल नंबर डाला है आपने उस रेमिटर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो इसलिए उस मोबाइल नंबर रखना जरूरी है आपको पता रहना चाहिए किसका ये कस्टमर का है, आप उस कस्टमर को बुला के पैसा दे सके। इसलिए मेंटेन करिए रजिस्टर। और जैसे ओटीपी वैलिडेट करेंगे आप रेमिटर के मोबाइल पे जो आया है वो स्टेटस सक्सेसफुल आएगा, ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेटेड आपको लिख के मैसेज देगा कि प्लीज रिफंड कैश टू कस्टमर रेमिटर। तो आप इसमें कस्टमर रेमिटर को पैसा दे देंगे, आपके डीजीपे के वॉलेट भी फंडेड हो जाएगा उतने अमाउंट से और आपको लॉस नहीं हुआ कुछ इसमें। और जो भी आपने पैसा लिया है ट्रांजेक्शन अमाउंट प्लस फी वो फेल्ड ट्रांजेक्शन के वो आप कस्टमर को वापस कर देंगे। जो भी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का पैसा होगा वो आपके वॉलेट से डेबिट होता है। वॉलेट डेबिट जो होता है उसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट प्लस इसमें जो कमीशन का पार्ट होता है ट्रांजैक्शन फी होता है बैंक का वो हम उसमें से आपके वॉलेट से डेबिट करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग होता है वो आपके वॉलेट में ही रहता है। तो फॉर एवरी डीएमटी फेल्ड ट्रांजैक्शन ओटीपी वैलिडेशन इज मस्ट नेसेसरी। तो ओटीपी वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डीएमटी का। तो जो आपको करना है वो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं जो इसमें नहीं करना है, इस पे ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो है कभी भी जो है रिटर्न ट्रांजैक्शन कैश जो है कभी रिटर्न मत करिए। जो ट्रांजैक्शन आपको मैंने बताया कि जो टाइम आउट ट्रांजैक्शन है या पेंडिंग डीएमटी ट्रांजैक्शन है विदाउट ओटीपी वैलिडेशन के रिटर्न नहीं होगा, इसलिए कैश उसको आप मत लौटाइए। किसी भी कस्टमर से आप ओवर चार्ज मत करिए, जो 1% है वही चार्ज करेंगे, 1% के अलावा चार्ज नहीं करेंगे। डू नॉट ओवर चार्ज फ्रॉम रेमिटर। हमेशा कस्टमर को रेमिटर को रिसीट दीजिए, थर्मल प्रिंटर आप रखिए, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा। ये डीजीपे एईपीएस के लिए भी और डीएमटी के लिए भी आप उसको प्रिंट देंगे तो कस्टमर का विश्वास बढ़ता है आपके ऊपर। तो हम सभी बीएलई भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप थर्मल प्रिंटर भी अपने पास जरूर रखें, जो आप बीएलई बाजार से परचेज कर सकते हैं। तो इसमें प्रिंट दे दीजिए रिसिप्ट और कभी भी ओवर चार्ज मत करिए। हमेशा बीएलई कस्टमर रेमिटर से 1% चार्जेस लिया करिए। कभी भी किसी कस्टमर को बिना ओटीपी वैलिडेशन के पैसा रिटर्न मत करिए, क्योंकि ओटीपी वैलिडेट नहीं करेंगे पैसा रिटर्न कर देंगे, फिर वो कस्टमर आपको ओटीपी नहीं बताएगा, फिर आप परेशान होएंगे। इसलिए कभी भी रिफंड करने से पहले ट्रांजैक्शन को ओटीपी से वैलिडेट कर लीजिए। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन फेलियर होता है तो उस केस में आप कैश कलेक्ट नहीं करेंगे कस्टमर रेमिटर से। ये सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखनी है। अभी डीएमटी में कुछ कुछ इशू अभी पेंडिंग है जिसको हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी वो उसको सॉल्व करें। मैक्सिमम केस रिजॉल्व हो गए हैं और अभी स्मूथली डीएमटी सर्विस चल रही है। थैंक यू। तो थैंक यू अपूर। जैसा कि मैंने बताया एक हमने और सर्विस लॉन्च करी थी डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट टॉपअप। डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट टॉपअप में आपको मैंने काफी डिटेल में बताया शुरू में ही। इसके फायदे क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, बट एक मैं आपको डिटेल में इसमें बताता हूँ। एक तो इजी है, सेफ है, कन्वीनियंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चेसी इकोसिस्टम से ही जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है हमारा इसमें। और आपके लिए भी आसान होता है, डीजीपे से आप जाके सीधे टॉपअप कर दीजिए, कोई जाके वॉलेट पिन आपको नहीं डालना,
आपको जाके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, उसके पासवर्ड डालने, तो 50 चीजें करनी होती है, वो नहीं करना। नेग्लिजिबल फेल्योर रेट है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, थोड़ी बहुत जो फेल्योर होता है उसको भी हमारे कंट्रोल में होता है। हम उसको क्योंकि नई सर्विस है, अगर एक आध दो रह गए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज जितने भी ऐसे फेल्योर थे उसको या तो रिफंड कर दिया गया या टॉप अप कर दिया गया है। और ये मोस्टली क्योंकि हम ही इसको मैनेज करते हैं, तो ना आपको वीएलई को कोई इसमें रिस्क नहीं है पैसे फंसने का, या किसी बैंकिंग सिस्टम में जाके लॉस्ट होने का, रिकवरी में जो टाइम लगता है, टैट होते हैं बैंक्स के, वो डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए बहुत आसान है। अब आपको रिफंड प्रोसेस भी काफी आसान होगा। कन्वीनियंस फीस कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कुछ चार्जेस लगते हैं गेटवे के, वो इसमें नहीं लगता, फ्री है बिल्कुल वीएलई के लिए। आपका जो हमारा मकसद था, जो आपको 194N में जो वीएलई ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, 194N में जो टीडीएस डेबिट होता है, कैश विड्रॉल जब बैंक से करते हैं आप, तो कैश लेके आते हैं, तो ये जो हमारा ये था कि जब आप कैश विड्रॉल कराते हैं, आपका बैलेंस इकट्ठा होता है, फिर आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, निकालते हैं, निकालने की बजाय वॉलेट टॉपअप करिए, डीएमटी करिए, डिपॉजिट भी अभी धीरे धीरे सारे बैंक आ जाएंगे, तो फिर आपको एक इन कैश इनफ्लो का एक जरिया और मिल जाएगा, तो ये करिए। इसके थ्रू आपको, और जितनी भी कैश इनफ्लो की सर्विसेज सीसी इकोसिस्टम में है, आपके और भी एडिशनल सर्विसेज जो कर रहे होंगे, राइट सर्विसेज होंगी, उसको कर रहे होंगे, वो जो कैश आता है उस कैश को यूज करिए। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारे वीएलई अलग अलग पार्ट में कंट्री के क्या करते हैं कि वो अपनी ट्रांजेक्शन में, वीएलई हमारे हैं कुशीनगर में, भानु प्रताप सिंह जी, वो हर महीने करीब करीब 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं, किस तरह वो कैश अरेंज करते, कुछ बिजली का बिल जमा करते हैं, वो कैसे करते हैं, इस बारे में भी बताएंगे आगे चल के। इस प्रेजेंटेशन का वो पार्ट है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 15-20 मिनट का ये और हमारा सेशन होगा, उसमें हम बताएंगे। एक जब आप कैश डिपॉजिट करने आते हैं, कभी कभी जब पेंशन आती है कुछ, तो बैंकों में लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, फिर बैंक वाले भी, एम्प्लॉइज भी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, इरिटेटेड होते हैं, नहीं इंटरटेन करते हैं। तो इन सबसे आपको जो कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल टॉपअप करते हैं डीजी पे से, तो इन सब चीजों से आपको निजात मिल जाएगी। ये इसके कुछ फायदे हैं, और ये सर्विस हम चाहते थे कि सभी वीएलई यूज करें, जिनको डिजिटल सेवा पोर्टल से बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको बार बार टॉपअप करना पड़ता है, इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी पड़ती है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके थ्रू ही डिजिटल सेवा पोर्टल को टॉपअप करें। आपका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, आपका जो कैश है और जो आपका टाइम है। सो ये सर्विस, इसको ध्यान में रख के हमने स्टार्ट किया था। ऐसी कुछ और सर्विसेज जिसमें इनफ्लो हो सकती है हम लेके आएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं, सही टाइम पे आपको उसके बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं और आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को या स्टेट लेवल पे या हमें, या आप टिकट रेज करते हैं, इतना चक्कर में ना पड़ के आप अगर ये टेक्निकल इश्यूज आप समझ जाएं, हमारे साथ राजन है, राजन जो टेक्निकल इश्यूज के क्या सोल्यूशन उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप उसे समझ जाए तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल सा है सोल्यूशन। अगर आप खुद करते हैं तो ये चीजें अपने आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो व्हाट टू यू राजन, आप इसके बारे में बताएं जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं अभी हमारे वीएलई भाइयों। धन्यवाद कृष्ण सर। नमस्कार सभी वीएलई भाइयों बहनों। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको टेक्निकल इश्यूज फेस होते हैं, तो उसका क्या एरर है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी मैक्सिमम जो इश्यूज अभी लोगों को आते थे या अभी कुछ लोगों को अभी आ रहे हैं, रिक्वेस्ट हेडर फॉर्मेट इनवैलिड करके एक एरर आता है। जैसे आईडी डाल के नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो इशू जो आता है, इसका मेन रीजन रहता है आप असेंबल्ड पीसी यूज करते हैं या जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें कभी कोई एरर आ गया, कभी कोई खराबी आ गई, आप लोकल एक दुकानदार पर जाकर उसको सही कराते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, में कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स में कुछ इशू आता है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड की जो एक सीरियल नंबर होता है वो हम लोग फैच नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर ये आपको एरर आ रहा है तो 2 कमांड आपको दी गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2 पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करेंगे और नंबर 1 पर जो आपको दिया हुआ है कमांड लाइन, WMIC स्पेस CPU स्पेस GET गेट स्पेस प्रोसेसर ID,
ये कमांड लिखकर आप एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर आपको CPU आईडी आपकी मिल जाती है, इट मीन्स कि आपका प्रोसेसर आईडी मिल रही है। उसके बाद सेकंड जो कमांड लाइन है आपकी, इस सेकंड कमांड आप टाइप करेंगे WMIC स्पेस बेसबोर्ड स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर। ये आपका मदरबोर्ड का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लाकर दे देगा। अगर ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं तो इट मीन्स कि आपने जो DGP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो आपने पुराना वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, उसको आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद नया वर्जन dgpay.csc cloud.in से जाकर आप नया वर्जन इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। अगर दोनों कमांड यूज करने के बाद आपको कोई भी डिटेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उस पीसी पर, पर्टिकुलर पीसी या लैपटॉप पर आप DGP को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो बैंक की तरफ से, RBI की तरफ से या UIDAI की तरफ से गाइडलाइन है, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, तो उस पीसी पर आप पर्टिकुलर यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई अल्टरनेट पीसी या लैपटॉप का अरेंज करना होगा। सेकेंडली इशू आप लोग फेस करते हैं अनेबल टू रीच सर्वर, या दूसरा इशू उसमें इस तरीके से आता है सर्विस अनअवेलेबल लिखकर। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी हमारे एंड पर टेक्निकली कुछ इशू आ जाते हैं, टेक्निकल कुछ ग्लिच होते हैं, तो उस समय सर्वर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो ये कुछ टाइमिंग का इशू होता है, 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर ये इशू आप सॉल्व खुद से हो जाता है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम को या स्टेट की टीम को या हम लोगों को डायरेक्टली आप रिपोर्ट कीजिए, इसको हम अपने स्तर से सुधार करेंगे। तीसरा इशू आता है अनदर इंस्टेंट ऑलरेडी रनिंग। ये काफी सारे हमारे VLE भाई बहन रिपोर्ट करते हैं। ये इशू एक्चुअली क्या होता है, आप लोग बहुत फास्ट प्रोसेस में जाकर उस पर क्लिक कर देते हैं DGP पर, और वो प्रोसेसिंग में तो चला जाता है, लेकिन होता क्या है आपकी विंडो पर वो डिस्प्ले में नहीं आता। तो ये टास्क मैनेजर में आपका DGP ऑलरेडी चल रहा होता है, लेकिन आप बार बार उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एरर फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, DGP आपका ओपन होगा, उसके बाद आप यूज करिए। अगले कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि डिवाइस के कुछ एरर आते हैं। आपको जैसे बायोमेट्रिक लगाने के लिए ऑथेंटिकेट करते हैं, वहां पर लिखा था द एट्रीब्यूट ट्रांजैक्शन ऑफ टैग ऑथ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने कीबोर्ड से विंडो और R की एक साथ ही दबाएंगे, वहां टाइप करेंगे services.msc और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्रीन खुलकर आएगा, वहां पर आप देखेंगे कि जो भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे मॉर्फो की यूज कर रहे हैं तो वहां पर मॉर्फो आरडी सर्विस आएगा, स्टारटेक की यूज कर रहे हैं तो स्टारटेक की आरडी सर्विस का आएगा, और अगर आप दूसरी कोई बायोमेट्रिक सर्विस की यूज कर रहे हैं तो वहां पर आरडी सर्विस उसी वेंडर नेम से आएगी। उसको आप देखेंगे एक रीस्टार्ट का पॉपअप आएगा, वहां रीस्टार्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही सर्विस रीस्टार्ट होगी तो आप उस डिवाइस को दोबारा से यूज कर पाएंगे और आपका एरर फिक्स हो जाएगा। सेकेंड इशू ये आपका अगला आ सकता है इनवैलिड PID ऑप्शन इनपुट एक्सेबल शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्पेक्स। इसमें भी आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, अगला एक इशू आपको आ सकता है oops failed to process please try again। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ VLE क्या करते हैं, आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम में उन्हें पुराने कोई रिपोर्ट देखने होते हैं या स्लिप देखनी होती है, वो अपने सिस्टम में ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलता है। तो इसके लिए प्रॉपरली आपको C ड्राइव में जाकर CSC E-गवर्नेंस सर्विसेज के नाम से एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर जाएंगे, DGP के नाम से एक फोल्डर होगा, वहां फिर उसके अंदर जैसे आप उसको ओपन करेंगे फोल्डर को, वहां प्रिंट लॉग के नाम से एक फोल्डर होगा। उस पूरे फोल्डर को उठा के आप कॉपी कीजिए और किसी भी एक स्पेसिफिक आप पर्टिकुलर लोकेशन जो आपके लिए सेव हो उस ड्राइव में आप इसका बैकअप रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके आप DGP को अनइंस्टॉल करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है आप DGP का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपका oops failed to proceed please try again वाला इशू फिक्स हो जाएगा। अगले इशू में हम लोग बताएंगे आपको अनेबल टू वैलिडेट यूजर इन्फो और इनवैलिड यूजर प्रोवाइडेड। ये इशू आपको बेसिकली तब आता है जब आपकी लेटेस्ट नई कोई CSC आईडी बनती है या आप कोई भी अपना डिटेल register.csc क्लाउड पर जाकर अपडेट कर देते हैं। तो इस केस में आपको 7 दिन का लगभग इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको टाइम को और कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले कुछ समय में आपको ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी के केस में आपको अप्रोक्स 7 दिन का इंतजार करना है।
अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन करेंगे या नई सीएससी आईडी के केस में, और उसके बाद आप यूज करेंगे तो सर्विस को आप यूज कर पाएंगे। अगला एरर आपको आ सकता है ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड, ट्राई विद फ्रेश रिक्वेस्ट। ये एरर आपका तब आता है जब आप कंटिन्यू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन करते रहते हैं और आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं होती है, या बायोमेट्रिक मिसमैच रहती है आपकी, या आपकी फिंगर ठीक तरीके से साफ नहीं होती है और आप फिंगर बार बार लगाएंगे तो आपको 3 अटेम्प्ट के बाद ये आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, डीजीपी को क्लोज करना है प्रॉपरली, रीओपन करना है और आपको ऑथेंटिकेशन दोबारा करना है। अगला आपका एरर आ सकता है फेल्ड परमानेंटली। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन देखना है। इंटरनेट कनेक्शन या तो स्लो हो सकता है आपका, या बहुत जल्दी आपका आईपी स्विच हो रहा है। अगर ये आपका इशू है तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेंज करके ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपका ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपनी सीएससी आईडी के साथ में हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो डीजीपे में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने पहले बताए, जो वीएलई हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें पता भी है, बट फिर भी for the sake of our new VLEs who have just started the DGP services, I would like to explain for them. एक तो पहले आप कोविड टाइम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं बार बार थर्ड वेव भी हमारी आंखें निकल गई है, तो अभी भी आप सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, कस्टमर का हाथ सैनिटाइज करें, कोई भी कस्टमर आता है आप अपने डिवाइसेस भी सैनिटाइज करिए सो दैट कोविड संक्रमण का खतरा ना रहे। कस्टमर से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका आधार शेयर करने के बजाय, अगर उनको आधार नहीं शेयर करना, अपना उनका वीआईडी है, वीआईडी शेयर करें और ट्रांजैक्शन करें। डीजीपे में सुविधा उपलब्ध है, अगर कोई आधार शेयर नहीं करना चाहता अपनी वीआईडी बता के ट्रांजैक्शन कर सकता है। कस्टमर को डीजीपे में, जैसा कि आप जानते हैं, एईपीएस ट्रांजैक्शंस में आपको कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बैंक का नाम और अमाउंट दो ही चीज लेना होता है और ऑथेंटिकेट करना होता है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब ट्रांजैक्शन करके इंश्योर करें आपका जो डिवाइस कनेक्टर है प्रॉपरली कनेक्टेड है और उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है, उससे ट्रांजैक्शन बीच में आपके डिस्कनेक्शन होने की वजह से आपको ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आपको लगेगा ट्रांजैक्शन फेल होगी। तो इसलिए डिवाइस भी प्रॉपरली कनेक्टेड होनी चाहिए, बार बार वो कनेक्टेड डिस्कनेक्ट ऐसा ना होता रहे। जब कैश आप डिस्बर्स करते हैं तो जब कस्टमर को देते हैं आप, तो ध्यान रखें कि एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। आजकल हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, कस्टमर डिलिबरेटली कंप्लेन करते हैं कि हमें तो पैसे नहीं मिले, जबकि उनको मिले होते। तो इस केसेस में आपका रजिस्टर ही आपका प्रूफ है, उससे उसका मोबाइल नंबर, उसका सिग्नेचर जरूर लें, नाम, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर। आधार नहीं लेना है हमें, आधार रखना किसी का लीगल नहीं है, तो आधार नहीं लें। उनका नाम, नंबर, पता, अमाउंट, आरआरएन, उनका ट्रांजैक्शन जो आरआरएन है, ट्रांजैक्शन फिन नंबर, फोन नंबर और उनका सिग्नेचर जरूर लेकर उनको पैसा मिल जाए। सिग्नेचर नहीं ले सकते हैं तो उनका बायोमेट्रिक एक जो लगाते हैं हम लोग, उनका लगाते हैं, वो भी जरूर करें। आइरिस स्कैनर यूज करें बेटर ऑथेंटिकेशन के लिए। और जो शॉप है, अपनी जितनी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, लोग आपके यहाँ आएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, वो उनको अट्रैक्ट, उनको पता चलेगा यहाँ ऐसी सर्विस है, करते हैं आप, तो वो जरूर करें। ब्रांडिंग, क्लीनलीनेस शॉप की, ये सब जरूर रखें ताकि आप भी एक बैंक, छोटे से बैंक की तरह दिखें। क्या नहीं करना है, किसी का पर्सनल डिटेल ना मांगे। जब कैश डिस्बर्स करते हैं तो वो पहले सक्सेस मैसेज आ जाए आपके स्क्रीन पे, तभी उनको कैश दें। बिना कैश सक्सेस रिस्पॉन्स के कैश नहीं दें। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कैश रिफंड मान लीजिए फेल हो गया, डिले हो गया, अगर आपको रिफंड नहीं आया, जब तक रिफंड नहीं आया आप रिफंड मत करिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता था, किसी भी अननोन कस्टमर का, जिस कस्टमर को आप जानते नहीं, मोस्टली हम सब एक गांव के परिप्रेक्ष्य में है, वहीं पे काम करते हैं, लोग आते हैं, तो हम मोस्टली जो कस्टमर्स उनको हम जानते रहते हैं, बट कोई अननोन कस्टमर आया तो उसकी पूरी डिटेल अपने पास जरूर रखें। अभी कुछ फ्रॉड्स हमारे सामने आए हैं, लोग किसी और का आधार यूज करके ट्रांजैक्शन हुई है, एफआईआर हुई है, हमने इंक्वायरी करी है, उसमें उन कस्टमर्स को भी ढूंढा गया है, एफआईआर हुई है,
कहीं कहीं हमारे वीएलई भी हरास हुए हैं उस केस में, पुलिस केस हुआ है। तो कोशिश, अननोन नंबर, अननोन कस्टमर है जिसको आप नहीं जानते हैं, रैंडमली आपके दुकान पे आ गया, उसकी सारी डिटेल जरूर लें जो मैं कह रहा हूँ रजिस्टर में, और इंश्योर करें जो फोन नंबर दे रहा है वो भी सही है। तो ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हमें अगर ऐसा कुछ होता है, किसी और खाताधारी उसको किसी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करेगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। डीएमटी के केस में बिना ओटीपी के, हाँ, इसके लिए जो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करिए। और अभी आप देखेंगे डिजीपे ट्रांजैक्शंस में आपको मोबाइल नंबर लेने का ऑप्शन आ गया है, तो मोबाइल नंबर भी जरूर लें। आपके कहीं ना कहीं लॉग में कस्टमर का मोबाइल नंबर भी पड़ा रहेगा, तो इन केस अगर कोई ट्रांजैक्शन करके आपको पता नहीं किसका ट्रांजैक्शन है तो फोन करके आप बता सकते हैं कि अरे तुम्हारी उस समय ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स नहीं आया था, या ब्लैंक हो गई थी ट्रांजैक्शन, अभी तुम्हारा सक्सेस हो गया, आके पैसे ले जाओ मेरे से। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आपको बहुत सहूलियत होगी। हाँ, और दूसरा, चार्जबैक रेज कर देते हैं सेम टाइम, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, कस्टमर ने कुछ करा, आप बोलते हैं ब्रांच में जाओ, ब्रांच वाले चार्जबैक रेज कर देते हैं। चार्जबैक तुरंत रेज नहीं करना चाहिए, कभी कभी कस्टमर का बैंक का सर्वर डाउन है, वो थोड़ी देर बाद क्रेडिट करता है अपने कस्टमर को, अपने जो उनके बैंक के कस्टमर हैं। कभी कभी 2 से 3 दिन बाद ऑटो रिफंड, जैसे एसबीआई 3 दिन में रिफंड कर देता है, तो चार्जबैक रेज करते हैं तो फिर वो चार्जबैक चला जाता है, चार्जबैक आता है, हम बोलते हैं हमें देना है, हमने दे दिया है। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखें। प्री आर्बिट्रेशन भी आप ही रेज कराते हैं, हमें पता चला है कि हमारे बहुत सारे वीएलई ही चार्जबैक रेज करवाते हैं, तो ये आपकी ही अपने लिए परेशानी खड़ी करते हैं। चार्जबैक जब देखिए 3-4 दिन तक आपको रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं मिला, बैंक से नहीं मिला, तभी चार्जबैक के लिए बोले कस्टमर को जाके बैंक में चार्जबैक रेज कराए। अदरवाइज चार्जबैक रेज नहीं कराए, वो आपको ही जवाब देना पड़ता है। चार्जबैक में अगर लगा कस्टमर आपने कैश नहीं दिया, कस्टमर बोला नहीं कैश नहीं दिया था, तो आपको पर डे पेनल्टी के साथ रिफंड करना पड़ता है, जिसको आपको ही बेयर करना पड़ता है। तो वो जरूर ध्यान दें, चार्जबैक रेज तुरंत नहीं कराना है, इसका जरूर ध्यान दें। जैसा कि अपूर्व ने बताया, डीएमटी के केस में बिना ओटीपी वैलिडेशन के पैसे वापस नहीं करने हैं, तो नहीं करने। रेमिटर के पास ही ओटीपी आएगी, जब वो अपना आएगा ओटीपी जनरेट करेंगे, उसकी मोबाइल को ओटीपी आएगी, ओटीपी आप डालेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा सक्सेस फेल। ओटीपी अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको रिफंड सक्सेस आ गया, आप कस्टमर को कैश रिफंड कर दीजिए, जब तक नहीं आता नहीं करिए। ये हमारी आपको एडवाइस है, आप इसका जरूर ध्यान रखें। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे वीएलई हैं जो कुछ अपने आप से कुछ इनोवेटिव चीजें करते रहते हैं ताकि उनका ट्रांजैक्शन हो। जैसे अभी हम लोग बहुत लोग परेशान है कि हमारा टीडीएस कट जाता है, हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे वीएलई हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे बात भी नहीं करे। जो टॉप 5 है उनके आज तक फोन भी नहीं आया हमारे पास, उन्हें सब पता है किस तरह हैंडल करना है, वो अपना बैकएंड में जाके कर लेते हैं, टिकट रेस करते हैं। मैं आपको सपोर्ट सिस्टम भी बताऊंगा, उसके भाई आप जरूर सुनिए और उसको अपने करने की कोशिश करिए, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हम शेयर करते हैं। ब्रांडिंग, हमारे बहुत सारे वीएलई ने अच्छी ब्रांडिंग करी है जो अच्छा काम करते हैं, और क्या उन्होंने हमें बताया कि ब्रांडिंग की वजह से लोग आते हैं, पूछते हैं, उनको बताते तो पहले तो वो ट्राई करते हैं कि हाँ जी ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, तो फिर बार बार आते हैं। आपको अच्छा एक्सपीरियंस देना है अपने कस्टमर को, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको अच्छे से ट्रीट करिए, है ना, उनको लगे कि हाँ हम कुछ स्पेशल है, उनको स्पेशल फील कराएंगे, वो बार बार आपके पास आएंगे। तो कहते हैं ना, बिजनेस में कस्टमर ही भगवान है, वही सब कुछ है। आप उसको उस तरह पूजेंगे तो आपके पास बार बार आएगा, आप उसको सेवा देंगे, आपकी अर्निंग होगी। सर्विस भी, जैसा कि ब्रांडिंग की बात करें, सर्विस भी वही सर्विसेज, आप अगर सारी सर्विसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन करने के पहले एजुकेट करेंगे, देखो ये चीजें होती हैं, इस तरह होता है, और आप उनको पूरा एजुकेट कर देते हैं, उनको बता देते हैं, ट्रांजैक्शन कराते हैं, उनको अच्छा एक एटमॉस्फेयर देते हैं अपने सेंटर में, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे आपके यहाँ बार बार आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। तीसरा, बहुत सारे हमारे जो वीएलई है, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, डिजिटल सेवा पोर्टल, जो भी कैश आता है डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज कर देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करते हैं, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, तो जो अमाउंट है उनके पास आता है, उनको उस पर भी कमीशन मिलता है। उनको जो खर्चा होता है डिजिटल सेवा टॉपअप करने का, वो नहीं देना पड़ता। और डीजीपे से जो बार बार जो कैश आता है उसको डिसबर्स कर देते हैं, फिर उसमें जो उसको जो इंसेंटिव मिलता है, डीजीपे का कमीशन मिलता है, वो तो मिलता है सर। यूटिलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम अदर सर्विसेज,
जैसे कि जो भी जैसे अभी बता था दोनों इंटरलिंक्ड है। जितनी भी सर्विसेज करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, पेंशन करते हैं, आप बिल जमा करते हैं, तो ऐसी जितनी भी सर्विस है उसका कैश हमारे बहुत सारे वीएलई बताते हैं कि वो कैश वो यूज करते हैं डिसबर्समेंट में, और उनको ये कभी टीडीएस का चक्कर पड़ा नहीं। तो वो कैश लेना देना, जैसे ब्रांच में देखिए ना, बैंक में भी आप जो कैश जमा करते हो उसी कैश को बैंक यूज करता है। तो उसी तरह आप भी करें, अपने को बैंक समझे, जो कैश आता है उस कैश को बांटे, बैंक जाने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह करें। तीसरा एक हमारे पास आया था कि बहुत सारे वीएलई हैं जो अपने गांव में दुकानदार, उनका कैश हो जाते हैं, दुकानदार बैंक में जमा करते हैं, तो कहते हैं हमारे यहाँ आप जमा कर दीजिए। वो जैसे भी यूपीआई से मैनेज कर लेते हैं, या डिपॉजिट सर्विस शुरू हो जाए, डिपॉजिट करा देंगे, तो उनके पास वो कैश है, तो इनफ्लो इंश्योर करते हैं, उनके पास इनफ्लो इंश्योर कैश आए उनके पास, उस कैश को वो डिस्बर्समेंट में यूज करते हैं। तो जितने भी तरीके आप यूज करेंगे तो कैश जो है बांटेंगे, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 20 लाख वाला अमाउंट जम्प नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा। तीसरी चीज, आप 3 साल का आईटीआर जरूर फाइल कर लें। अभी बजट सेशन में आया है कि आप पिछले 2 या 3 साल का जो अगर फाइल नहीं किया कर सकते हैं, फ्री है। पहले कुछ चार्जेस थे, तो आप प्लीज 3 साल का आईटीआर जरूर फाइल कर लें। उससे आपका क्या होगा कि आप 1 करोड़ वाली लिमिट में चले जाएंगे, तो 20 लाख पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपका बैंक काटता है तो आपके 3 साल की आईटीआर जाके वहां सबमिट कर दीजिए, उनको बोलिए कि मैं 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हूं, आप मुझे वो लिमिट दीजिए, तो ये आपको मिलेगी। तो आप 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट, जैसा मैंने रोटेशन बनाया, रोटेट करते रहेंगे तो आप साल भर में 1 करोड़ क्रॉस नहीं करेंगे, आपको 1 करोड़ रुपए ब्रांच से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है इंडसइंड बैंक, अगर आपके आसपास है आप अकाउंट खुलवा लीजिए। आप वहां से हमें बता दीजिए, हम आपको एग्जेम्पशन, एक लेटर देके एग्जेम्पशन करा देंगे, आपको वहां से पैसे निकालेंगे, आपको वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आपके आसपास कोई भी इंडसइंड बैंक की ब्रांच है या आप वहां मैनेज कर सकते हैं, वहां पे जाना आपका बहुत सारे वीडियो, 4-5 लाख रुपए बता दीजिए, वो अकाउंट हम लोग बैंक के डीजी पे करते सीसी के साथ।